हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और अभी तक हम लोग बहुत ही धीरे धीरे मूल कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि जो बच्चे 10th to 11th मूविंग हो, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट मीडियम्स के बच्चे होते हैं जो 10th to 11th जाते हैं एक पैनिक करने लगते हैं क्योंकि लैंग्वेज का चेंज हो ये सब कर। तो हम लोग बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में अभी तक बहुत सारे वीडियोस को देखे। लास्ट वीडियोस में जहाँ तक रेडिकल्स और उसकी हेल्प से फॉर्मूला डेवलपमेंट को सिखाया हमने। आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो पहले चीज इसकी डेफिनेशन को हम क्लियर कर ले या फिर उसको समझ ले कि बहुत सारे बुक में या फिर बहुत सारे टीचर्स जो इस चीज को एक गलत डेफिनेशन बताते हैं उसे पहले पकड़े। यहाँ वेट वर्ड को देख करके लोग बोल देते हैं इट इज अ मास। पहले से समझ, वेट इक्विवेलेंट वेट को लोग डिफाइन करते हैं इट इज अ मास इन ग्राम और समथिंग वेट। पहले इक्विवेलेंट वेट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर। समझ लीजिएगा यह क्या है, नंबर है। और यह नंबर क्या होता है तो समझा। एक रेफरेंस, 3 रेफरेंस एलिमेंट लिए गए हैं इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने के लिए। तो हम पहले रेफरेंस एलिमेंट को समझें। रेफरेंस एलिमेंट में कहा गया पहला है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्लोरीन। 3 रेफरेंस एलिमेंट्स को हमने लिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का देखें तो गैसेस फॉर्मूला है H2O2, क्लोरीन Cl2। ठीक है, H2O2 और क्लोरीन का हुआ Cl2। अगर बात करें एलिमेंट्री फॉर्मूलाज को, अगर सिंबल को देखें तो हाइड्रोजन का हुआ H, ऑक्सीजन का O और क्लोरीन का C। एलिमेंट्री फॉर्मूला, गैसेस फॉर्मूला। अगर बात करें तो इनकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी हुआ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन 2 और क्लोरीन की। एटॉमिक वेट की बात किया जाए तो एटॉमिक वेट इनका है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16 और क्लोरीन 35.5। ठीक है। और इसे जो इक्विवेलेंट वेट के लिए रेफरेंस वेट बोला गया, रेफरेंस वेट या रेफरेंस नंबर वह कहा गया, वो है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, मतलब 1/1 जो किया है 1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 8 और क्लोरीन के लिए समझ लिया जाए। जिस इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अब समझे कि इस रेफरेंस का ये सब का मतलब क्या है। तो कहता है किसी भी केमिस्ट्री के लिए इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर व्हिच इज डिफाइंड एज, जो डिफाइन किया जाएगा कि वह किसी भी केमिकल कंपाउंड या किसी भी केमिकल रिएजेंट्स की बात करें, केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, रेडिकल्स की बात करें, वह क्या है। तो वह कहता है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए, क्योंकि जो ये वेट आया है रेफरेंस वेट, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए उस रिएक्शन में पर्टिकुलर कंपाउंड और एलिमेंट कितना नंबर में है, कितना पार्ट है, उसी नंबर को बोला जाता है। सिमिलरली आप इक्विवेलेंट वेट को बता सकते हो कि अगर उस रिएक्शन में 8 ग्राम या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उसके लिए 8 पार्ट के लिए कितना पार्ट ऑफ कंपाउंड अवेलेबल है। सिमिलरली आप क्लोरीन के रेफरेंस में क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के लिए रिएक्शन में कोई सब्सटेंस कितना मात्रा में अवेलेबल है उसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट व्हिच इज ए नंबर। तो इक्विवेलेंट वेट को समझा, इक्विवेलेंट वेट को क्या कहा जाता है तो समझा जाए इक्विवेलेंट वेट मतलब कि हो गया कि इट इज अ नंबर व्हिच कैन बी डिफाइंड एज फॉर एनी केमिकल कंपोजिशन or combination the part of substance which is equivalent or which is available for 1 part by weight of hydrogen or 8 part
बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में एक पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम कोई कंपाउंड है उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट, या फिर 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम कोई दूसरा कंपाउंड उसे बोले इक्विवेलेंट, और या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के लिए कोई सब्सटेंस कितने पार्ट में है उसे आप इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को अपने हिसाब से आप लोग समझे कि इक्विवेलेंट वेट वह पार्टिकुलर नंबर है जो 1 पार्ट हाइड्रोजन या 8 पार्ट ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट क्लोरीन के लिए किसी रिएक्शन में अवेलेबल होता है। अब हम देखें कि इसे इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समझा। एक रिएक्शन रेफरेंस रिएक्शन ले रहे हैं जिसकी मदद से हम देखेंगे कि इन तीनों इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, उस चीजों को देखेंगे। तो मान लिया जाए एक रटा गया का रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4 और रिएक्शन हुआ ZnSO4 प्लस H2। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल जो हम लेंगे। अब अगर हमसे कोई बोलेगा कि ये जिंक का इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए, या फिर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, या ZnSO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो देखा जाए कि कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास इस पूरे रिएक्शन में एक हाइड्रोजन गैस है, तो हम देख ले सबके मास के हिसाब से, तो जिंक इस रिएक्शन में 65 ग्राम जिंक कंबाइन किया है और 2 ग्राम हाइड्रोजन को बना। बाकी के वेट को हम अब फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, तो जिसकी जरूरत है आप लिख सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि दो पार्ट ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि 2 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर 65 ग्राम ऑफ जिंक अवेलेबल है। 2 पार्ट के लिए 65 जिंक अवेलेबल है, और हमने इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन क्या किया था, इट इज इक्विवेलेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस कि 2 पार्ट के लिए 65, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, इट विल बी 65 डिवाइडेड बाय 2, 32.5 ग्राम, और यह जो नंबर निकला इसी को जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि इस हिसाब से किसी और के लिए निकाले, तो फिलहाल देख ले कि H2SO4 है, सल्फर 32 64, 32 64 आपका हुआ 96 प्लस 2 98। तो आप कह सकते हो कि 2 ग्राम या फिर 2 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है। तो सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना होता इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जो लिखे हैं, अगर आपको वो लिखना होगा तो आप वीडियोस को 10 सेकंड पीछे करिए, आपके पास अवेलेबल होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो हम देख ले कि फिर से हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है सब्सटेंस क्या कि 98 ग्राम के लिए 2 पार्ट हाइड्रोजन, 98 ग्राम 2 पार्ट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। इक्विवेलेंट, ये जरूरी नहीं कि इस साइड हाइड्रोजन की उस साइड, हम केवल रिएक्शन की इक्विवेलेंट को देख रहे हैं। तो 2 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना है 98 ग्राम H2SO4, और हम 1 पार्ट के लिए अगर डिफाइन कर दें तो वही हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो 1 पार्ट बाय वेट हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 98 बाय 2 दैट इज 49। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर हमसे बोले तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 वो हो गया 14 है। ठीक है,
समझ लीजिए इक्विवेलेंट वेट हमारा हो गया SO4 में 49। अब अगर हम सिंपल रिएक्शन की हेल्प से और देखना चाहे कि ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन वाली जो बात पे है वह क्या है, तो उसे समझ लेंगे। तो देख ले एक और केमिकल रिएक्शन ले लें, Zn प्लस O2 टू ZnO जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो यहां बोले तो ये 65 ग्राम, ये हुआ 32 ग्राम, ये हुआ 2 into 65 plus 16, 65 plus 16 that will be 81, 81 into the 162। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना कि अगर गड़बड़ ना हो तो देखे यहां पर कह रहा है कि 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 65 ग्राम ऑफ जिंक, या फिर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 162 ग्राम ऑफ ZnSO4 है। तो आप ऑक्सीजन के रेफरेंस में डिफाइन करते हो तो क्या करना है, 8 ग्राम के लिए हमें निकालना। हाइड्रोजन के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे तो 1 ग्राम के लिए, और क्लोरीन के रेफरेंस में करेंगे तो 35.5। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को रेफरेंस यूज किया है, तो लिख दे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए अगर जिंक की निकालना है 65 ग्राम ऑफ जिंक, तो 1 के लिए 65/32 और हमें चाहिए कितने के लिए 8 के लिए, तो वो होगा 65/32 into 8 और यह आए देख लीजिए कितना आ रहा है 125। ठीक है, रिएक्शन अगर हमारा बैलेंस हो तभी सॉल्व होगा। यस, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए 2Zn, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा आंसर गलत हुआ था। जिंक हमारा 130 ग्राम है, तो रिएक्शन को फिर से लिख दें क्योंकि रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं था, तो वैल्यूज हमेशा ऑब्वियसली है कि उल्टा सीधा आ जाएगा। तो 30 ग्राम के लिए 130 ग्राम है, तो 130 ग्राम ऑफ जिंक, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 ग्राम के लिए 130/32 और 8 ग्राम के लिए 130/32 into 8 4 जा 32.5, जो कि लास्ट क्वेश्चंस के आंसर में भी हमने जिंक को वही इक्विवेलेंट निकाला था। तो ये जो 32.5 हुआ, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन से अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnO निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम देख लें कि 162 ग्राम है 32 के लिए, मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 162 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 162/32 और हमें कितना निकालना है, ऑक्सीजन है तो 8 के लिए 162/32 into 8 4 और 4 जा 10 और 205 40.5, मतलब यहां पर बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnO वो होगा 40.5। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोरीन के लिए निकालना हो तो जिंक का ही ले लेते हैं ताकि आप लोग को आंसर समझने में आसानी हो। जिंक के साथ क्लोरीन की रिएक्शन को ही ले रहे हैं रेफरेंस में। Zn प्लस Cl2 और ये बना ZnCl2। देख ले 65 ग्राम जिंक 71 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है और वो बना रहा है 136 ग्राम ऑफ ZnCl2। और अगर हमें यहाँ इक्विवेलेंट निकालना है तो क्लोरीन है, तो हम कह सकते हैं कि 71 ग्राम ऑफ Cl के लिए हमारे पास 65 ग्राम ऑफ जिंक अवेलेबल है।
तो 1 के लिए कितना अवेलेबल होगा 65/71 और क्लोरीन के रेफरेंस में जब हम किसी का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमें चाहिए 435.5 यूनिट की, जैसा कि पहला टेबल हमने बनाया। तो हमें 35.5 ग्राम ऑफ Cl के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा 32.5। मतलब यहां पर हम हेल्प से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn इज 32.5। सिमिलरली आप ZnCl2 का आप निकाल सकते हो और वो आपके लिए रेफरेंस के हिसाब से आंसर रखे। तो ये था इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट के बारे में हमने पहले ही बोला इट इज अ नंबर। ये नंबर है कि कितना फैक्टर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ पार्टिसिपेट। ठीक है, हमने ये निकाला था, यह जो निकला वो था फैक्ट। अब है कि इक्विवेलेंट वेट को कहीं कहीं लोग लिख देता है 32 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम। तो ये अगर हम किसी नंबर के साथ यूनिट को लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसकी मीनिंग चेंज कर जाती है और या फिर उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। तो अब समझे कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट को ग्राम के साथ लिखते हैं तो उससे पढ़ा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंस है वो है इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। अगर आप इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह है इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किए हुए तो यह है इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस और ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अगर कहीं भी फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, या फिर आप कह सकते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन को अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो और वो आपके हिसाब से सॉल्यूशन में बने। तो हम इस हेडिंग्स को ध्यान दें। ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमसे पूछे तो उसकी नॉर्मल डेफिनेशन इट इज अ इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, या फिर सिंपली बोलो इट इज सिंपली इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। तो उसे आप ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंस के नाम से। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, किसी भी दिए गए वेट को इक्विवेलेंट इन ग्राम से डिवाइड कर दो या फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो, आंसर। अब देखिए कि अगर इक्विवेलेंट वेट का हमने अभी 3 इक्वेशन लेकर के रेफरेंस के हिसाब से बात किया था और रेफरेंस के हिसाब से उनकी वैल्यूज निकाली, तो तीनों ही केस में हम देख रहे थे कि जिंक की वैल्यूज 32.5 ही आई, या फिर किसी तरह से और भी सैंपल्स को हम ले तो उनकी वैल्यूज एक फिक्स एक सर्टेन नंबर ही है जो हर बार आए। ठीक है, और वो सर्टेन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसी और चीज से उसका रिलेशन है या फिर कोई फैक्टर है जो कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हर बार इक्विवेलेंट निकाल करके इतना कैलकुलेशन न करके हर एलिमेंट की उस फैक्टर को ढूंढ ले जिससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकें। तो वो फैक्टर बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि आप किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो है जिसे हम बोल रहे हैं नंबर, वो आप दे सकते हो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस। ठीक है, आप अगर चाहो कि डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे कि हम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, सॉरी ये जो आपको वैल्यू देगा इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम और जो बताएगा एटॉमिक वेट बाय वैलेंस। ठीक है, अब ये बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो समझो जिंक के लिए इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम हमें पता है उनका एटॉमिक वेट जिंक का 65
वैलेंसी 2 मतलब 32.5, जो हर बार हमें इक्वेशन और ग्राम इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट से भी पता चलता। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी अगर इक्विवेलेंट रेट इन ग्राम्स के लिए यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अगर वैलेंसीज के हिसाब से एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना हो तो सपोज एलिमेंट ले लीजिए, आप उनकी वैलेंसीज, एटॉमिक वेट क्या और आप उसके बाद उसके टेबल से आप डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम दे सकते। कैसे होगा तो समझो, अगर एलिमेंट हमने सोडियम लिया, वैलेंसीज पता है 1, एटॉमिक वेट 23, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 23/123। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वैलेंसी 1 39 और ये हो जाएगा 39/139। कैल्शियम की बात करें तो वैलेंसी 2 40 और उसका इक्विवेलेंट वेट 40/2 20। सल्फर की बात करें तो वैलेंसी 2 वेट 32 और इसका होगा 32/2 60। तो सिमिलरली आपको अगर वैलेंसीज और एटॉमिक वेट पता है तो आप इसके डायरेक्ट यूज से किसी भी एलिमेंट्स का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते, जिसके लिए इस टेबल क्लियर लिखा हुआ कि वैलेंसीज का एक टेबल बना लो, एटॉमिक वेट पता हो और इक्विवेलेंट वेट के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी को यूज करते हैं। और अगर यूज करते हैं जो नंबर हमारे पास मिलते हैं वो चीज हमें डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट से देते हैं। कुछ सब्सटेंस हैं जिनके इक्विवेलेंट वेट, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इक्विवेलेंट वेट कभी कभी डिफर करते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो डिफरेंट आने के पीछे की वजह को थोड़ा समझ लें। जैसे कि जिनको अभी डिस्कस किया तो हर तरह से कैलकुलेशन में उसकी इक्विवेलेंट वेट सेम है, लेकिन अगर हम लोग फेरस को डिस्कस करें तो फेरस ये भी बनाता है और Fe3O4 ये भी बना रहा है और बहुत तरह के सब्सटेंस को बनाता है। अब इन सब चीजों में फेरस के बारे में देखा जाए कि क्या हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं Fe2SO4 अब ये फेरस की बात करें तो सब जगह देखें क्या चीजें हैं, तो चेंज क्या हो रहा है, Fe2O3 बनाता है, चेंज क्या हो रहा है तो समझा जाए। इस FeCl2 को आप लोग रेडिकल्स ब्रेकिंग सीख चुके हो या फिर उसको बनाना कि यहाँ पर Fe2+ और 2Cl- के कॉम्बिनेशन से फेरस ने कंबाइन करके प्रोडक्ट को बनाया। इस केस में फेरस ने क्या किया है कि Fe3+ और 2O2- के साथ कंबाइन, 3O2-, और इस केस में क्या किया कि 2Fe3+ और 3SO4 2- के बीच में कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के बीच में ध्यान, इन दोनों ही केसों में या तीनों ही केसों में देखे जाए तो हर जगह फेरस के ऊपर का चार्ज एक नहीं, मतलब यहाँ पर फेरस ने अपने फिक्स वैलेंसेस के साथ रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाया है, उसने क्या किया है अपनी वेरिएबल वैलेंसेस के फायदा। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो आपको वेरिएबल वैलेंसेस को शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसेस को शो कर रहे हैं, वो आपको कभी भी डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसेस से हर बार सही आंसर नहीं आएगा। आपको उसके रिएक्शन में वैलेंसेस को पकड़ना पड़ेगा कि वो किस तरह से वैलेंसेस में है। ऐसे मेन सब्सटेंस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फेरस के लिए सॉल्व करें तो उसके वैलेंसेस को चेक कर ले, कॉपर के लिए सॉल्व करें तब उसके वैलेंसेस को चेक कर ले, मरकरी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तब उसकी वैलेंसेस को चेक कर ले, या फिर आप टीन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तब उसकी वैलेंसेस को चेक कर, क्योंकि ये एक फिक्स वैलेंसेस पर ना करके अपनी वेरिएबल वैलेंसेस पर काम करते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी ही बदल जाती है। इसीलिए
फैक्टर या इनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही दिन में कवर करेंगे ज्यादा हैक्टिक हो जाता, लेकिन हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे फर्दर किसी और सब्सटेंस के हम इक्विवेलेंट वेट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर बोल सके कि दुनिया के सभी तरह की चीजों का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।